अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। शाम के साए फैलते जा रहे थे। सूरज बहुत दूर पहाड़ों के पीछे छुपने वाला था। मैं और मेरा कुलीग डॉक्टर मीरान हर शाम की तरह आज भी जंगल में सैर करने आए हुए थे। हमारे इर्द गिर्द बहुत से जंगली जानवर घूम रहे थे। जंगली परिंदे चैं चैं की आवाजें निकालते हुए अपने घोंसलों की तरफ बढ़ रहे थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी जिससे दरख्तों के पत्ते हिल रहे थे। मैं और डॉक्टर मीरान इस खूबसूरत माहौल से लुत्फानंदोज हो रहे थे। अचानक मैं कुछ सोचते हुए बोला, डॉक्टर मीरान, चलो आज नहर के पास चलते हैं। वो बोला, कौन सी नहर के पास? मैंने कहा, वो नहर जो जंगल के मगरब में है, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि वहां जिन भूतों का बसेरा है। डॉक्टर मीरान ने हैरानगी से मेरी तरफ देखा और कहा, डॉक्टर जवाद, आप होश में तो है? आप ये जानते हुए भी वहां जाने की बात कर रहे हैं कि वहां हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ मौत है। आज तक जो भी वहां गया है वहां से जिंदा लौटकर नहीं आया। वहां पर जिन भूतों का बसेरा है। वो जिन भूत वहां जाने वाले इंसान को मार डालते हैं। मैं डॉक्टर मीरान की बात सुनकर मुस्कुराने लगा और कहा, कमाल है डॉक्टर मीरान, आप आजकल के जदीद दौर में भी जिन भूतों के वजूद पर यकीन रखते हैं। मैं तो इन जिन भूतों को नहीं मानता। आजकल दुनिया में जिन भूत नहीं है। कई सदियां पहले इस दुनिया में जिन भूतों का वजूद था, लेकिन अब नहीं है। इंसान की तरक्की ने इन चीजों के वजूद को निगल लिया है। डॉक्टर मीरान बोला, डॉक्टर जवाद, आपका ख्याल गलत है। पुराने वक्तों की तरह आजकल भी वीरान जगहों पर जिन भूत पाए जाते हैं। मैं तो इनके वजूद पर पूरा यकीन रखता हूँ और मुझे इनसे बहुत डर लगता है। इस नहर पर भी जिन भूतों का बसेरा है, इसलिए मैं वहां कभी भी नहीं जाऊंगा। वहां जाना खुदकुशी करने के बराबर है। आप भी अपने दिल से वहां जाने का ख्याल निकाल दो और वहां कभी दोबारा जाने के बारे में सोचना भी मत। इतना कहकर वो चुप हो गया। तो मैं बोला, मैं तो वहां जरूर जाऊंगा और वो भी आज ही जाऊंगा। मेरी बात सुनकर डॉक्टर मीरान गहरी सोचों में खो गया। शायद इसे फैसला करने में दुश्वारी पेश आ रही थी। कहो क्या करें, मेरे साथ जाएं या नहीं? काफी देर सोचने के बाद वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, डॉक्टर जवाद, मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लो कि हम दोनों वहां से वापस कभी नहीं आ सकेंगे। जिन भूतों का वहां पर बसेरा है वो हमें मार देंगे और हमारे घर वालों को हमारी लाशें कभी नहीं मिल सकेंगी। इसकी ये बात सुनकर मैं मुस्कुराया और बोला, कम ऑन डॉक्टर मीरान, तुम तो वैसे ही डर रहे हो और ख्वामख्वाह ही मुझे भी डराने की कोशिश कर रहे हो। इस नहर पर किसी जिन भूत का साया भी नहीं है। ये सब लोगों के मुंह की बातें हैं। हम वहां से जरूर वापस लौट कर आएंगे। चलो अब देर हो रही है। हमारे वहां जाने तक सूरज गरूब हो जाएगा और फिर वापस पर हमें रास्ता तलाश करने में मुश्किल होगी। डॉक्टर मीरान बोला, डॉक्टर जवाद, मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि अभी नहर तक पहुंचने में हमें 1 घंटा लगेगा। अंधेरा होने की वजह से हम इस जंगल में भटक जाएंगे और फिर रात हमें जंगल में ही गुजारनी पड़ेगी और अस्पताल में मरीज भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हम अभी वापस अस्पताल चलते हैं। कल सुबह नहर की तरफ चलेंगे। मैंने डॉक्टर मीरान की बात से इत्तेफाक किया और हम दोनों गांव की तरफ चल पड़े। हम गांव में दाखिल हुए तो गांव के लोग अपने खेतों में खेती बाड़ी करने के बाद अपने अपने घरों को जा रहे थे। वो सब झुक झुक कर हमें सलाम करने लगे। कुछ ही देर बाद मैं और डॉक्टर मीरान अस्पताल पहुंच गए। वहां बहुत से मरीज हमारा इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर मीरान अपने रूम में चला गया और अपने मरीजों को चेक करने लगा। मैं भी अपने रूम में जाकर अपने मरीजों को चेक करने लगा। रात के वक्त मरीज खत्म हुए। मैं और डॉक्टर मीरान अपने घर चले गए, जो कि अस्पताल के साथ ही था। ये घर हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिला था। घर जाकर हम दोनों ने खाना खाया और सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। 2 साल पहले मेरी ट्रांसफर अपने शहर के हॉस्पिटल से इस गांव के हॉस्पिटल में कर दी गई थी। ये गांव मेरे शहर से 300 मील दूर था। मेरी यहाँ ट्रांसफर मेरे लिए बहुत अजियतनाक थी, क्योंकि मुझे अपने घर वालों से
बहुत दूर कर दिया गया था। मैं शहर में पैदा हुआ था और शहर में ही पला बड़ा था। गांव की तो मैंने कभी सूरत भी नहीं देखी थी। जब मैं यहाँ इस गांव में आया था तो मुझे नहीं लगता था कि मैं यहाँ एडजस्ट हो पाऊंगा, लेकिन यहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। उन्होंने और अस्पताल के स्टाफ ने मेरी यहाँ एडजस्टमेंट होने में बहुत मदद की और फिर कुछ ही अरसे में मैं इन लोगों में घुल मिल गया। मुझे हॉस्पिटल के साथ ही एक घर में रहाइश मुहैया कर दी गई। मेरे साथ डॉक्टर मीरान भी इस घर में रहता था। गांव के इस हॉस्पिटल में सिर्फ हम दो ही डॉक्टर थे। हम दोनों एक दूसरे के गहरे दोस्त बन गए थे। सुबह मेरी आंख 9 बजे खुली। सूरज चढ़ चुका था। मैंने जल्दी से फ्रेश होकर नाश्ता किया और डॉक्टर मीरान को साथ लेकर नहर की तरफ निकल गया। कुछ ही देर बाद मैं और डॉक्टर मीरान जंगल में पहुंच गए। हम जंगल के मगरब में वाक़या नहर की जानिब बढ़ने लगे। मैं काफ़ी एक्साइटेड था, जबकि डॉक्टर मीरान काफ़ी खौफजदा दिखाई दे रहा था। अब भी कह रहा था कि हम वहां ना जाएं, वहां जिन भूतों का बसेरा है, वो हमें मार देंगे। मैं इसकी बातों से महजूज हो रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था कि डॉक्टर मीरान बहुत डरपोक इंसान है। वो लोगों की बातों में आकर डर गया है और वो मुझे भी अपने साथ खौफजदा करना चाह रहा है, लेकिन मैं किसी भी सूरत में खौफजदा नहीं होऊंगा। वक्त गुजरता जा रहा था। हम दोनों मुसलसल उस नहर की जानिब बढ़ रहे थे। 1 घंटे बाद मैं और डॉक्टर मीरान इस नहर के करीब पहुंचे और नहर के इर्द गिर्द की जगह बहुत ही खूबसूरत थी। हर तरफ सब्जा ही सब्जा था, जो दिल को बहुत अच्छा लगता। नहर का पानी साफ सुथरा और बहुत खूबसूरत था। नहर के इर्द गिर्द का जायजा लेने के बाद मैंने मुस्कुराते हुए डॉक्टर मीरान की जानब देखा और कहा, डॉक्टर मीरान, कहाँ हैं आपके जिन भूत? आप तो कह रहे थे कि इस नहर पर जिन भूतों का कब्जा है और वो हमें मार देंगे, तो बुलाएं इन्हें और कहें कि हमें मार कर दिखाए। मैंने एक जोरदार कहकहा लगाया और कहा, मैंने आपसे कहा था ना कि आजकल के जदीद दौर में जिन भूतों का कोई वजूद नहीं है। मैंने ठीक कहा था और मैंने अपनी बात को सच साबित कर दिया है, जबकि आपकी बात गलत साबित हो गई है। अभी मैं बोल ही रहा था कि मुझे यूं लगा जैसे कोई रो रहा है। मैं खामोश हो गया और इस रोने की आवाज को गौर से सुनने लगा, जो कि बहुत धीमी धीमी थी। वो आवाज काफी दूर से आ रही थी। डॉक्टर मीरान ने कहा, क्या आपको किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही है? मैंने कहा, हाँ। वो बोला, ये आवाज किसी औरत की है, लेकिन सोचने की बात है कि किसी औरत का यहाँ क्या काम है? यहाँ तो मर्द भी आने से डरते हैं, फिर ये औरत यहाँ कैसे आ सकती है? यकीनन ये औरत के रूप में कोई चुड़ैल होगी। मैंने अपने दादा से सुना था कि चुड़ैल हर किस्म के रूप धार सकती है और वो अमूमन औरत के रूप में इंसानों के सामने आती है और इंसान को अपने जाल में फंसा लेती है, फिर वो इंसान को मार देती है। मुझे डॉक्टर मीरान की बात सुनकर शदीद गुस्सा आ गया। मैं गुस्से से लरजते हुए बोला, डॉक्टर मीरान, आपने फिर वही बात शुरू कर दी। अभी तक आपको यकीन नहीं आया कि इस दुनिया में जिन भूत नहीं रहते हैं। आप पता नहीं अपने दादा परदादा की बातों को लेकर क्यों बैठ गए हैं। उन्होंने महज डराने के लिए आपको बचपन में कहानियां सुनाई थीं, जो उन्होंने खुद अपने बाप दादा से सुनी थीं, लेकिन वो सब झूठी थीं। हकीकत का उनसे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। मैंने कहा, तो डॉक्टर मीरान कुछ देर सोचने के बाद बोला, डॉक्टर जवाद, शायद आप ठीक कह रहे हैं। वाकई इस दुनिया में जिन भूतों का कोई वजूद नहीं है। अगर इनका कोई वजूद होता तो वो हमें जरूर दिखाई देता, लेकिन आज तक ना मैंने कोई जिन भूत देखा है और ना ही आपने देखा है। इससे यही साबित होता है कि इनका कोई वजूद नहीं है। इंसान के दिमाग और ख्यालात की तख्लीक है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर मीरान की बात सुनकर मैं मुस्कुराया और बोला, शुक्र है डॉक्टर मीरान, आपको मेरी बात पर यकीन आ गया। इस औरत के रोने की आवाज अभी तक सुनाई दे रही थी। चले चलकर इससे पूछते हैं कि वो क्यों रो रही है और यहाँ कैसे आई है। हम दोनों उस तरफ चल पड़े जिस तरफ से आवाज आ रही थी। कुछ ही देर बाद हम उसके पास पहुंच गए। वो एक बहुत ही हसीन दोशीज़ा थी। इतनी हसीन लड़की तो मैंने कभी ख्वाबों में भी नहीं देखी थी। मुझे तो वो इस दुनिया की लग ही नहीं रही थी। इसके बहते हुए अश्क भी
इसके चेहरे पर बहुत प्यारे लग रहे थे। मेरा जी चाहा कि वो इसी तरह सारी उम्र मेरे सामने बैठी रहे और मैं उसे तकता रहूं। अचानक उसे अपने करीब हमारी मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने चौंक कर मेरी और डॉक्टर मीरान की तरफ देखा। उसकी आंखें सुर्ख थीं। शायद बहुत ज्यादा रोने की वजह से ऐसा हुआ था। वो बहुत ज्यादा दुखी दिखाई दे रही थी। वो हैरानगी से कभी मेरे चेहरे को देखती और कभी डॉक्टर मीरान के चेहरे को देखती। मैंने अपने अंदर हिम्मत पैदा की और इससे गोया हुआ, कौन है आप और रो क्यों रही हैं? इसकी आंखों से आंसू अभी तक गिर रहे थे। इसने एक लंबी सांस खारिज की और बोली, मैं परस्तान की शहजादी हूँ और मेरा नाम लैला परी है। इतना कहने के बाद वो चुप हो गई। मैं इसके दोबारा बोलने का इंतजार करने लगा। काफी देर गुजर गई लेकिन वो ना बोली। तो मैंने कहा, आपने मेरी दूसरी बात का जवाब नहीं दिया कि आप क्यों रो रही हैं। उसने एक लंबी आह भरी और कहा, मेरा सब कुछ लुट गया है। मैं बर्बाद हो गई हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं बहुत अकेली हो चुकी हूँ। मेरे परिस्तान के तमाम जिन्नात मर चुके हैं और तमाम परियां कैद हैं। परिस्तान उजड़ चुका है। इतना कहने के बाद वो एक बार फिर चुप हो गई। मैं और डॉक्टर मीरान हैरानगी से इसकी तरफ देख रहे थे। हमें यकीन नहीं आ रहा था कि क्या हम वाकई एक परी के पास खड़े हैं या ये लड़की झूठ बोल रही है। वो लड़की मुसलसल रोए जा रही थी। इसका उदास और बुझा बुझा चेहरा इस बात की गवाही दे रहा था कि वो सच कह रही है। वो वाकई एक परी है। इसका परिस्तान उजड़ चुका है। पता नहीं अचानक क्यों मुझे इसकी बात पर यकीन सा आने लगा था। कुछ देर पहले तक मेरे दिमाग में जो ख्यालात थे कि इस दुनिया में ऐसी मखलूक़ात नहीं पाई जाती, वो झूठ लगने लगे थे। मैंने लैला परी की उदास आंखों में देखा तो मुझे इनमें बहुत दर्द नजर आया। मैंने कहा, आप हमें पूरी तरह बताएं, क्या हुआ है? किसने उजाड़ा है परिस्तान को? वो कौन जालिम है जिसने परिस्तान के जिन्नात को मार दिया है और परियों को कैद कर लिया है? मेरी बात सुनकर वो बोली, हमारा परिस्तान बहुत खूबसूरत था। वहाँ खूबसूरत परियां रंग बिरंगे कपड़ों में इधर उधर उड़ती फिरती थी। मेरे बाबा परिस्तान के बादशाह थे। वो बहुत अच्छे इंसान थे। वो हर किसी से बहुत प्यार करते थे। परिस्तान में हर तरफ सुकून ही सुकून था। तमाम परियां और जिन्नात हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। पता नहीं एक दिन हमारे परिस्तान को किसकी नजर लग गई जब एक जालिम जादूगर हमारे परिस्तान में आ निकला। उसने कहा कि उसे परिस्तान का बादशाह बना दिया जाए, लेकिन परिस्तान के तमाम जिन्नात और परियों ने कहा कि वो इसे किसी भी सूरत में परिस्तान का बादशाह नहीं बनाएंगे। वो जादूगर बहुत ताकतवर था। उसकी तमाम ताकतें तमाम परिस्तान के जिन्नात से ज्यादा थी। उसने परिस्तान के तमाम जिन्नात को ऐसी ताकत से एक जगह इकट्ठा किया और उन्हें आग लगा दी। तमाम के तमाम जिन्नात जलकर खाक हो गए। उसके बाद उसने परिस्तान की तमाम परियों को एक जगह इकट्ठा किया और कैद कर लिया। इसने एक आतशी हसार इनके दरमियान खींच दिया है जिसमें से वो परियां किसी भी सूरत में बाहर नहीं निकल सकती। मैं उस दिन इंसानी दुनिया में आई हुई थी, इसलिए उस शैतानी जादूगर के हसार में कैद ना हो सकी। जिन्नात को मारने के कुछ ही अरसा बाद वो जादूगर खुद भी जलकर मर गया। एक आग का अलाव आसमान की तरफ से उतरा था जिसने इस जादूगर का बदन जला दिया था और वो जलकर कोयला हो गया था। वो खुद तो मर गया था, लेकिन परियां आज तक उसके कायम करदा हसार में कैद हैं। आतशी हसार के अलावा वो इस जादूगर ने परियों के इर्द गिर्द अपनी गुलाम बदरूहें भी फैला रखी हैं जो इनके गिर्द पहरा देती थी। वो बदरूहें भी आज तक परियों के गिर्द पहरा दे रही हैं। मैं जब भी परियों को आज़ाद कराने के लिए उनके करीब जाती हूँ, वो बदरूहें मुझ पर हमला कर देती हैं और मुझे शदीद जख्मी कर देती हैं। मैं बड़ी मुश्किल से उनसे अपनी जान बचाती हूँ, लेकिन अफसोस अपनी परियों को एक बार भी आज़ाद कराने की कोशिश में कामयाब नहीं हो सकी। परिस्तान के उजड़ने की दास्तान सुनाकर लैला परी चुप हो गई तो मैंने कहा, इसका मतलब है परिस्तान की परियां हमेशा इस जालिम जादूगर के कायम करदा हसार में कायम रहेंगी और कभी भी वो इस हसार से बाहर नहीं निकल सकेंगी। मेरी बात सुनकर
लैला परी बोली, नहीं ऐसा नहीं है, इन्हें इस हसार से बाहर निकाला जा सकता है, इन्हें आप दोनों आज़ाद करा सकते हैं। परिस्तान की परियों को इस वक्त आपकी मदद की ज़रूरत है। अगर आप उनकी मदद कर दें तो आप दोनों का हम परियों पर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैंने कहा, आप बताएं हम कैसे इनको आज़ाद करा सकते हैं। हम उन्हें आज़ादी दिलाने में उनकी मदद ज़रूर करेंगे। लैला परी ने एक सुकून की सांस ली और बोली, आप दोनों को एक 7 दिनों का चिल्ला करना होगा। ये चिल्ला काफ़ी मुश्किल है, इसमें जान जाने का भी खतरा है। अगर आप दोनों चिल्ला करने में कामयाब हो गए तो आप इस जादूगर की गुलाम बदरूहों से मुकाबला करके इन्हें ख़त्म कर सकते हैं और परियों के गिर्द जो आतशी हसार कायम है इसको भी तोड़ सकते हैं। क्या आप दोनों परियों की आज़ादी के लिए ये चिल्ला करेंगे? लैला परी चुप हो गई और सवालिया नज़रों से हमें देखने लगी। मैंने डॉक्टर मीरान की तरफ देखा और कहा, क्या ख्याल है, हमें परिस्तान की परियों की मदद करनी चाहिए या नहीं? वो मेरी बात सुनकर बुरी तरह चौंका और बोला, डॉक्टर जवाद, हमें इस लड़की की बातों में नहीं आना चाहिए। ये कोई परिवरी नहीं है, बल्कि आदमखोर चुड़ैल है। ये हमें अपने जाल में फांस कर हमारा शिकार करना चाहती है। मेरे दादा कहा करते थे कि चुड़ैलें जब औरतों के रूप में इंसानों के सामने आती हैं तो वो इन्हें अपने जाल में फंसाने के लिए झूठी कहानियां सुनाती हैं, और जब इंसान इनके जाल में फंस जाता है तो वो इसे मार देती हैं और इसके गोश्त से अपनी भूख मिटाती हैं। इसकी बात सुनकर मैं सर पकड़कर बैठ गया और कहा, डॉक्टर मीरान, एक तो पता नहीं हर मिनट बाद आपको अपने दादा की बात क्यों याद आ जाती है। आपके दादा की बातों ने एक दिन मेरा दिमाग ज़रूर ख़राब कर देना है। ये लड़की झूठ नहीं बोल रही, ये वाकई परी है और परिस्तान भी हकीकत में उजड़ चुका है। ये बात कुछ अरसा पहले मैंने एक हॉरर स्टोरी में पढ़ी थी, लेकिन उस वक़्त मैंने इसे झूठ तस्वर किया था। अब लैला परी से दोबारा जबकि ये सब कुछ डिटेल में सुना है तो मुझे इस पर यकीन आ गया है। मैं तो परियों की मदद ज़रूर करूँगा और इन्हें हर सूरत में आज़ादी दिलाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़ जाए। आप बताएं, आप इस काम में मेरा साथ देंगे या नहीं? मैं चुप हो गया। डॉक्टर मीरान कुछ देर सोचते हुए बोला, मेरे दादा कहते थे कि इंसान को दूसरों की मदद ज़रूर करनी चाहिए, इसलिए मैं भी आपके साथ उन परियों की मदद ज़रूर करूँगा। इसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया और कहा, शुक्र है कि तुम्हारे दादा ने कोई तो अच्छी बात की है। लैला परी, मैंने लैला परी की तरफ देखते हुए कहा, आप बताएं, हमें वो चिल्ला कैसे करना होगा और किस जगह करना होगा? वो बोली, आपको ये चिल्ला परिस्तान के एक पहाड़ पर करना होगा। आप दोनों मेरे साथ चलें, मैं आपको वो पहाड़ दिखाती हूँ। इसने मेरा और डॉक्टर मीरान का हाथ अपने हाथ में लिया और उड़ने लगी। हम दोनों भी इसके साथ साथ हवाओं में उड़ रहे थे। मुझे और डॉक्टर मीरान को यह ख्वाब लग रहा था। हम तीनों काफ़ी देर हवाओं में उड़ते रहे। फिर हम एक खूबसूरत इलाके में दाखिल हो गए। लैला परी बोली, परिस्तान शुरू हो गया है। हम परिस्तान में दाखिल हो गए हैं। परिस्तान बहुत दिलकश था। मैंने परिस्तान की खूबसूरती के बारे में जितना किताबों में पढ़ा था, हकीकत में वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत था। ऐसा लगता था कि जैसे पूरी दुनिया की खूबसूरती इसमें समा गई हो। हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा था जो दिल को मसरूर कर रहा था। कुछ देर बाद हम तीनों एक पहाड़ पर उतरे। इस पहाड़ से खूबसूरत आबशारें बह रही थीं। चारों तरफ हसीन नज़ारे थे जिनको देखकर जी चाहता था कि मैं इसी जगह पर रहूं, इन्हीं खूबसूरत नज़ारों में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दूं। अभी मैं इस जगह के हुस्न में ही गुम था कि लैला परी की आवाज़ सुनाई दी। ये है वो पहाड़ जिस पर आप दोनों ने चिल्ला करना है। ये चिल्ला मगरिब के वक़्त सूरज गुरूब होने के बाद शुरू होगा और सूरज तुलू होने पर ख़त्म होगा। चिल्ले के दौरान आप दोनों को जादूगर की गुलाम बदरूहें डराएंगी, लेकिन आप दोनों ने डरना नहीं है। चिल्ला शुरू करने से पहले आप दोनों ने अपने गिर्द एक हिफाजती हसार खींचना होगा। वो हसार आप दोनों की हिफाजत करेगा। कोई भी चीज़ इस हसार से अंदर दाखिल नहीं होगी। चिल्ले के दौरान आप दोनों को एक विर्द पढ़ना होगा। इसने वो विर्द हम दोनों को याद करा दिया और फिर हमें परिस्तान की सैर कराने लगी।
शाम तक हम इस खूबसूरत इलाके की सैर करते रहे। सूरज गुरूब होने से कुछ देर पहले हम तीनों इसी पहाड़ पर वापस आ गए जहां पर मैंने और डॉक्टर मीरान ने चिल्ला करना था। लैला परी ने कुछ पढ़कर फूंक मारी तो जमीन पर एक दस्तरख्वान बिछ गया जिस पर तरह तरह के खाने चुने हुए थे। हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। वक्त गुजरता गया, सूरज गुरूब हो गया। मैं और डॉक्टर मीरान इकट्ठे एक जगह पर बैठ गए और अपने गिर्द हसार खींचकर लैला परी का बताया हुआ विर्द पढ़ने लगे। शुरू शुरू में तो कुछ ना हुआ, ना तो हमें जादूगर की गुलाम बदरूहें दिखाई दी और ना ही कोई और खौफनाक वाकया भी था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे इर्द गिर्द के माहौल में तब्दीली आती गई। हमें अपने इर्द गिर्द खौफजदा कर देने वाली खौफनाक शक्लें दिखाई देने लगीं, जिनको देखकर मैं और डॉक्टर मीरान खौफजदा हो गए। वक्त गुजरता रहा और हमारा पहले दिन का चिल्ला मुकम्मल हो गया। हमारा चिल्ला मुकम्मल होते ही लैला परी भी हमारे पास आ गई। रात जब हमने चिल्ला शुरू किया था तो वो गायब हो गई थी और अब हमारा चिल्ला खत्म होते ही वो दोबारा जाहिर हो गई थी। इसने आते ही एक खूबसूरत मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए कहा, पहली रात का चिल्ला मुबारक हो। और फिर इसने एक फूंक मारी तो एक टेबल नमूदार हुई जिस पर नाश्ता लगा हुआ था। हम तीनों ने मिलकर नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद लैला परी बोली, आज मैं आप दोनों को उस जगह लेकर जाऊंगी जहां परस्तान की परियों और जिन्नात के घर हैं। आप लोग वैसे भी पूरी रात चिल्ला करने के बाद काफी थक गए होंगे। वहां जाकर मेरे घर में आप दोनों आराम कर लेना। आज फिर लैला परी हमें अपने साथ लेकर उड़ी। कुछ देर बाद हम तीनों उड़ते रहे। फिर हम एक ऐसी जगह उतरे जहां पर हर तरफ घर ही घर थे। वो घर लकड़ी से बने हुए थे। इनका डिजाइन हमारी दुनिया के घरों के डिजाइनों से बहुत मुख्तलिफ और बहुत ही खूबसूरत था। लैला परी हमें एक घर में ले गई। वो घर दूसरों से बहुत बड़ा और ज्यादा खूबसूरत था। लैला परी बोली, ये मेरा घर है। यहाँ मैं, मेरे बाबा जो परिस्तान के बादशाह थे और मेरी मम्मी जो यहाँ की मलका थी, सब रहते थे। लेकिन अब मैं यहाँ अकेली हूँ। ना ही बाबा मेरे पास है और ना ही मम्मी। इतना कहकर वो रो दी। मैंने और डॉक्टर मीरान ने इसे तसल्ली दी जिससे इसे कुछ हौसला मिला। वो हमें अपना घर दिखाने लगी और इसका घर बहुत ही खूबसूरत था। हमने वहां ही आराम किया और शाम के वक्त वापस चिल्ले वाली जगह पर आ गए। सूरज गुरूब होने के बाद हमने चिल्ला शुरू किया। लैला परी गायब हो गई। अभी हमें चिल्ला शुरू किए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक बहुत भयानक शक्ल वाली चुड़ैल हमारे सामने नमूदार हुई। इसकी हालत दरिंदा जैसी थी। इसके मुंह से खून गिर रहा था। आंखें आग बरसा रही थी। बाल कांटों जैसे थे। नाक का नामो निशान मौजूद नहीं था। हाथ 5-5 फीट लंबे थे। इसको देखकर खौफ से मैं और डॉक्टर मीरान बेहोश होते हुए बचे। बड़ी मुश्किल से हम अपने हवास पर काबू पाए रखा। वो चुड़ैल आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ने लगी। डॉक्टर मीरान इसको अपनी तरफ आता हुआ देखकर उठकर भागने वाला था कि मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, डॉक्टर मीरान, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हमारे गिर्द हिफाजती हिसार है। ये जो ही इससे टकराएगी जलकर राख हो जाएगी। मेरी बात सुनकर डॉक्टर मीरान को कुछ हौसला हुआ और वो वापस अपनी जगह पर बैठ गया। वो चुड़ैल मुसलसल हमारी तरफ बढ़ रही थी। हसार के करीब पहुंचते ही वो अचानक गायब हो गई। इसी तरह पूरी रात जिन भूत हमें डराते रहे और फिर ये रात भी गुजर गई। सुबह होते ही लैला परी नमूदार हुई। हमारा चिल्ला खत्म हो चुका था। इसने हमें चिल्ला खत्म होने की मुबारकबाद दी और हमें लेकर अपने घर चली गई। वहां जाकर हम तीनों ने नाश्ता किया और फिर मैं और डॉक्टर मीरान आराम करने लगे। वक्त गुजरता चला गया। मैं और डॉक्टर मीरान कामयाबी के साथ चिल्ला करते रहे। हमें हर रोज डराया जाने लगा, लेकिन अब हम खौफजदा बिल्कुल भी नहीं होते थे क्योंकि हम अच्छी तरह जान चुके थे कि ये सिर्फ नजरों का धोखा है और कुछ भी नहीं है। आज हमारे चिल्ले का 7वां दिन था, यानी आखिरी दिन। मैंने और डॉक्टर मीरान ने हस्बे मामूल हसार खींचकर चिल्ला स्टार्ट कर दिया। चिल्ला शुरू करते ही हमें हसार से बाहर 2 बहुत बड़े बड़े भूत दिखाई दिए। इनके हाथों में एक इंसान था जिसे वो एक खंजर से ज़िबा कर रहे थे।
ذبح کرنے کے بعد وہ بھوت اس کی شہرگ سے نگلتا ہوا خون پینے لگے۔ جب اس کے جسم میں خون ختم ہو گیا تو وہ اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے لگے۔ مجھ سے یہ خوفناک منظر دیکھا نہیں جا رہا تھا، اس لیے میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں ورد مسلسل پڑھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے آنکھیں کھولی تو وہ منظر غائب تھا، نہ تو وہاں بھوت تھے اور نہ ہی انسان کی لاش۔ اچانک مجھے ایک انسان حصار کی جانب آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ کوئی بوڑھا سا شخص تھا۔ حصار کے قریب پہنچ کر اس نے ڈاکٹر میران کی جانب بازو پھیلا دیے اور بولا، میران بیٹا، میں واپس آ گیا ہوں، میں اب ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ڈاکٹر میران کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ اٹھ کر حصار سے باہر نکلنے لگا۔ میں نے ایک بار پھر اسے پکڑ لیا۔ ڈاکٹر میران، کیا آپ پاگل ہو گئے ہو؟ آپ یہ جانتے ہوئے بھی کہ باہر آپ کی موت ہے، حصار سے باہر نکلنے لگے ہو؟ ڈاکٹر میران میری بات سن کر بولا، ڈاکٹر جواد، مجھے جانے دو، یہ کوئی اور نہیں، میرے دادا ہیں، مجھے ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں غصے سے کانپنے لگا اور بولا، ڈاکٹر میران، ہوش کے ناخن لو، تم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے دادا کو مرے ہوئے 10 برس گزر چکے ہیں، اب تک تو ان کی ہڈیاں بھی گل چکی ہوں گی، پھر وہ یہاں کیسے آ گئے؟ یہ تمہارے دادا نہیں ہیں، ان کی شکل میں کوئی جن بھوت ہے جو تمہیں دھوکہ سے حصار سے باہر لے کر جانا چاہتا ہے۔ میری بات سن کر ڈاکٹر میران بولا، اوہ، یہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میرے دادا مر چکے ہیں۔ ویسے وہ کہا کرتے تھے کہ میں مرنے کے بعد بھی روح کی صورت میں تمہیں ملنے آیا کروں گا، شاید یہ ان کی روح ہوگی۔ ڈاکٹر میران، پاگل مت بنو، مرنے کے بعد انسان کی روح نہیں ہے بلکہ تمہاری موت ہے۔ پلیز آنکھیں بند کر لو اور ورد پڑھتے رہو، اس طرح تم ان جن بھوتوں کے فریب میں نہیں آؤ گے۔ ڈاکٹر میران نے ایسا ہی کیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور چلے کا ورد زور زور سے کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے دادا کا ہم شکل بھوت بھی غائب ہو گیا۔ وہ پوری رات جن بھوت ہمیں ڈراتے رہے۔ میں اور ڈاکٹر میران اس رات بہت خوفزدہ ہوئے، لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ ڈاکٹر میران کو بار بار اپنے دادا کی باتیں یاد آ جاتی تھی، جس سے میں سر پکڑ کر بیٹھ جاتا۔ وقت گزرتا گیا، رات کی تاریکی ختم ہونے لگی، صبح کا سورج طلوع ہوا، ہمارا چلہ مکمل ہو گیا۔ چلہ مکمل ہونے کے بعد ہم دونوں اپنے آپ کو بہت طاقتور محسوس کرنے لگے۔ لیلا پری بھی آ گئی۔ وہ آج بہت خوش تھی۔ اسے ہر روز کی طرح آج بھی ہمیں چلے کی کامیابی کی مبارک دی اور پھر ہمیں ناشتہ کرایا۔ آج اس کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا تھا، جو مجھے پیارا لگ رہا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد لیلا پری ہمیں لے کر اڑنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے ہمیں ایک صحرا میں اتار دیا۔ اس نے ہمیں کہا کہ یہاں سے کچھ دور پرستان کی پریاں قید ہیں، وہ اس سے آگے ہمارے ساتھ نہیں جا سکتی، کیونکہ اس کے آگے جادوگر کی بدروہیں ہیں اور وہ اس کو بھی پکڑ کر دوسری پریوں کے ساتھ قید کر لیں گی۔ اس نے ہم سے کہا کہ ہم ان بدروہوں سے خوفزدہ نہ ہوں، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جو ہی کوئی بدروح سامنے آئے، ہم اس پر چلے کا ورد پڑھ کر پھونک مار دیں، اس سے وہ بدروح جل کر راکھ ہو جائے گی۔ اور جب ہم حصار کے قریب پہنچے تو ہم اس حصار پر بھی چلے کا ورد پڑھ کر پھونک ماری، اس طرح حصار ٹوٹ جائے گا۔ لیلا پری نے ہمیں مسکرا کر الوداع کیا۔ میں اور ڈاکٹر میران پریوں کو آزاد کرانے چل پڑے۔ ابھی ہم تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ ایک بھیانک شکل والی بدروح ایک دم سے ہمارے سامنے نمودار ہوئی۔ اس نے ہم پر حملہ کر دیا۔ اس کے ہاتھ پر برچھیوں کی طرح تھے، وہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکی۔ ڈاکٹر میران نے جلدی سے چلے کا ورد پڑھ کر اس پر پھونک ماری، جس سے اسے آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ جل کر خاک ہو گئی۔ ہم دونوں دوبارہ آگے بڑھنے لگے۔ کچھ دور جا کر ہمیں ایک اور بدروح دکھائی دی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہم پر حملہ کرتی، میں نے جلدی سے چلے کا ورد پڑھ کر اس پر پھونک ماری، جس سے وہ بھی جل کر راکھ ہو گئی۔ اس طرح بدروہیں ہم پر حملہ آور ہوتی رہیں اور ہم ان کو جلا کر راکھ بناتے رہے۔ کافی لمبا سفر طے کرنے کے بعد ہمیں ایک جگہ سرخ رنگ کی ایک لائن سی دکھائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ لائن آگ کی ہے۔ اس لائن کے اندر سینکڑوں خوبصورت لڑکیاں اور عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ رنگ برنگے کپڑوں میں ملبوس تھیں۔ ڈاکٹر میران بولا، یہ سرخ رنگ کی لائن ہی
इस जादूगर का कायम करदा हसार है, चलो इसे खत्म करते हैं। हम दोनों ने चिल्ले का विरुद्ध बढ़कर इस हसार पर फूंक मारी तो वो हसार टूट गया और परियां आजाद हो गईं। लैला परी भी वहां आ गई। वो तमाम परियों से लिपटकर रोने लगी। इन तमाम परियों ने हमारा शुक्रिया अदा किया। परस्तान एक बार फिर से आबाद हो गया था। वहां एक बार फिर रंग बिरंगे कपड़ों में परियां इधर उधर उड़ती हुई नजर आती थी, जो बिल्कुल उड़ती हुई तितलियों की तरह दिखाई दे रही थीं। परियां आजाद हो गई थीं, लेकिन अफसोस कि परस्तान में जिन एक भी ना था। पता नहीं उस जालिम जादूगर को तमाम जिन्नात को मार कर क्या मिला था। मैं और डॉक्टर मीरान कुछ दिन तक परस्तान में रहे, फिर वापस अपनी दुनिया में आ गए। परस्तान की परियां अब भी हमसे मिलने आती थीं और जब हमारा जी चाहता है हम भी उनके साथ परस्तान चले जाते हैं। तो जी नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।